After studying about some important terminologies related to the term evolution, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। वो सारे बेसिक्स टर्म्स थे जिनका मीनिंग आपको अगर पता होगा तो आगे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इजी हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। देखिए इवोल्यूशन और हेरिडिटी यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, सारी की सारी यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं अबाउट लाइफ, आप सभी जानते हैं। और इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी किस तरह से अर्थ पर लाइफ ओरिजिनेट हुई। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था ये एक टाइम पर लोगों के लिए, बिकॉज बहुत सारी थियरीज थी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड से जो है डिफरेंट डिफरेंट जगहों से वर्ल्ड में लोग अपने अपने कॉन्सेप्ट दे रहे थे, बट कोई भी ऐसा एग्जैक्ट प्रूफ नहीं मिल रहा था, या अपने कॉन्सेप्ट को बहुत से लोग प्रूफ नहीं करा पा रहे थे, जिससे इस एक बिगेस्ट क्वेश्चन का आंसर मिल सके कि हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। इसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बाद में काफी सारी थियरीज आई, यानी बहुत ही अच्छे अच्छे साइंटिस्ट ने थियरीज दी। तो उन सारी थियरीज के बीच में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं कि जिनको थोड़ा सा ज्यादा लोगों ने माना, बट अल्टीमेटली वो भी गलत ही प्रूफ हुई, क्योंकि उनका भी कोई प्रूफ नहीं मिला। तो उन कुछ थ्योरीज के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक फाइनल थ्योरी पढ़ेंगे, ऐसी थ्योरी जो कि दो साइंटिस्ट ने आपस में मिलकर के दी थी, और वो ही थ्योरी सबसे ज्यादा करेक्ट मानी जाती है आज के टाइम में, जिसके थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि साइंटिफिकली प्रूफ के साथ किस तरह से लाइफ अर्थ पर डेवलप हुई। तो चलिए उस थ्योरी को पढ़ने से पहले हम उसके कुछ प्री थ्योरीज भी पढ़ लेते हैं कि लोगों ने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स दिए थे। देखिए बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई थी अपने अपने तरीके से। उन्हीं में से ये 2 या 3 टाइप की थ्योरीज हैं, जो आप जानिए तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से जब प्रीवियस समय था, यानी हमसे बहुत पहले के लोग थे, तो वो किस तरह से चीजों को देखते थे और समझते थे, और उन्होंने किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश की, या इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश की, दैट हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। तो सबसे पहली जो थ्योरी आती है वो है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और ए बायोजेनेसिस। सिंपली इसे हम ए बायोजेनेसिस कहते हैं। देखिए बायोजेनेसिस आपको टर्म से ही लग रहा होगा कि समथिंग रिलेटेड टू बायोलॉजी, और ए बायोजेनेसिस समथिंग रिलेटेड टू नॉन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज और थिंग्स। तो यहाँ पर हम ए बायोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पर बिल्कुल भी हम नेचुरल ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स की बात नहीं करेंगे। तो देखते हैं क्या थी ये थ्योरी। ये थी लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स डायरेक्टली। आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ और सभी जानते हैं कि ऐसा कंप्लीटली इम्पॉसिबल है सॉरी, ऐसा कंप्लीटली इम्पॉसिबल है कि लाइफ जो है वो डायरेक्टली इनऑर्गेनिक मटेरियल से उठा करके और ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और अगर ऐसा होता भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता भी है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से लाइफ जनरेट हो रही है, तो वहां पर बहुत सारी स्टेजेस होंगी। वहां पर ये कॉन्सेप्ट जो इन्होंने, जो इस थ्योरी के अंदर जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली रॉन्ग है। क्योंकि अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के थ्रू लाइफ जनरेट होगी तो उसमें काफी सारी स्टेजेस इन्वॉल्व होंगी, उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा। डायरेक्टली कभी भी ये चीज पॉसिबल नहीं है। और यहां पर इस थ्योरी में जो बताया गया था वो था लार्वा फ्रॉम रॉटन मीट एंड क्रोकोडाइल एंड स्नेक फ्रॉम मड। ये बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। आप सभी जानते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म का लार्वा डायरेक्टली रॉटन मीट यानी सड़े हुए मीट से बन जाए, या क्रोकोडाइल और स्नेक जनरेट हो जाए फ्रॉम मड यानी कि मिट्टी से। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। इस थ्योरी को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया गया, किसी ने नहीं माना, क्योंकि ये थ्योरी साइंटिफिकली सेटिस्फाई नहीं कर रही थी लोगों को। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ चलते हैं, विच इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसको थोड़े लोगों ने माना, यानी ये जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया क्रिश्चियंस के थ्रू, यानी क्रिश्चियंस ने इस कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा माना, और काफी बड़े अमाउंट में लोगों ने इस थ्योरी को थोड़ा सा माना। लेकिन उस टाइम पर भी जो कुछ लोग ऐसे थे जो साइंटिफिकली प्रूव्ड चीजों में ज्यादा बिलीव रखते थे, उन्होंने भी इस थ्योरी को कंप्लीटली गलत बोल दिया था। ये थ्योरी क्या थी? लाइफ वॉज क्रिएटेड बाय सुपरनेचुरल पावर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं
कि जो भी बनाया है भगवान ने बनाया है ना, ये सारी चीजें। तो उनका भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट था कि यानी जितनी भी चीजें अर्थ पर प्रेजेंट है वो किसी सुपर नेचुरल पावर के थ्रू बनाई गई है, और ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड था क्रिश्चियनिटी में, यानी कि क्रिश्चियंस इस कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा मानते थे। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस गॉड क्रिएटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये थ्योरी भी कंप्लीटली गलत हो गई क्योंकि इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। नाउ द थर्ड वन इज स्पोर थ्योरी। What is spore theory? Life reached on earth from some other heavenly bodies in the form of spores. These spores grew on earth and then evolved into various existing forms. क्या होता है, इस थ्योरी में बताया गया कि अर्थ पर जो लाइफ है, आज जो हम लाइफ देख रहे हैं, वो लाइफ स्पोर्स के फॉर्म में किसी दूसरी हेवनली बॉडी यानी किसी दूसरी अर्थ लाइफ बॉडी से आई है, और धीरे धीरे करके वही स्पोर्स जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों में कन्वर्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल इवॉल्व इनटू वेरियस एग्जिस्टिंग फॉर्म्स, यानी लोअर ऑर्गेनिजम्स, हायर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, यानी इन सारी चीजों में वही स्पोर्स कन्वर्ट हो गए। क्या आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि अभी तक हमारी टेक्नोलॉजी जितनी भी डेवलप हुई है, हम जानते हैं कि अर्थ को छोड़ करके किसी भी और प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी और हेवनली बॉडी के स्पोर्स आकर के यहाँ पर लाइफ जनरेट कर ले जाए? ये भी बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सी बात लगती है। तो इस थ्योरी को भी कंप्लीटली गलत बोल दिया गया, यानी बहुत से लोगों ने इस थ्योरी का भी अपोज किया। यानी आप देख रहे हैं कि अभी तक हमें कोई एक सेटिस्फाइंग आंसर इस क्वेश्चन का नहीं मिल रहा है, दैट हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ, है ना, कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है। जितने भी लोगों ने जो भी बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजंस को सेटिस्फाई नहीं करती हैं। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एक ऐसी थ्योरी के बारे में जो कंप्लीटली आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगी और आपको इस चीज का आंसर ढूंढने में भी हेल्प करेगी कि अर्थ पर लाइफ कैसे आई। यहाँ पर आफ्टर दोज थ्री थ्योरीज अब हम बात करेंगे एक ऐसी थ्योरी के बारे में जो कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी थी, यानी इस थ्योरी का लोगों पर बहुत ही अच्छा असर पड़ा और उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा कि हाँ, अगर हम साइंटिफिकली इस बारे में सोचें या साइंटिफिकली इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें कि लाइफ अर्थ पर कैसे आई, तो इससे बेटर एक आंसर नहीं हो सकता, और इसीलिए इस थ्योरी को मोस्ट वाइडली एक्सेप्ट किया गया। यानी बहुत सारे लोगों ने इसको देखा, पढ़ा और समझा, और उन्होंने सोचा कि हाँ, अगर हम साइंटिफिकली बात करना चाहें तो ये थ्योरी कंप्लीटली सेटिस्फाई करती है हमारे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ये थ्योरी देने वाले थे दो साइंटिस्ट, दैट इज ओपेरिन एंड हेल्डेन, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। और यहाँ पर अब हम इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इस थ्योरी में बताया गया, यानी इस थ्योरी का जो कोर पॉइंट था, कोर सेक्टर था, वो था कि ना तो लाइफ किसी स्पेशल क्रिएशन के थ्रू बनी है, ना ही लाइफ किसी दूसरे प्लैनेट से आए हुए स्पोर्स से बनी है, ना तो लाइफ डायरेक्टली इनऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू बनी है। एक्चुअली लाइफ बनी कैसे है? लाइफ बनी है धीरे धीरे हुए चेंजमेंट की वजह से। अर्थ पर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, काफी पहले, आज से बहुत समय पहले, अर्थ पर बहुत ही हाई टेम्परेचर हुआ करता था, और वो हाई टेम्परेचर जैसे 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 कम होता गया, उस हिसाब से ओपेरिन और हेल्डेन ने बताया कि किस तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशंस रही होंगी वहां पर, और उन इन्वायरमेंटल कंडीशंस ने किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक में, फिर सिंपल ऑर्गेनिक में, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक में, और कंप्लीटली उसके बाद एक लाइफ में डेवलप किया होगा। तो इस थ्योरी में कुछ ऐसे ही पॉइंट्स को समझाने की कोशिश की गई है जो कंप्लीटली एक्सेप्टेबल भी हैं। सबसे पहले, लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ फ्रॉम इनएनिमेट मैटर फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ केमिकल्स थ्रू अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी ना तो किसी स्पेशल क्रिएशन के थ्रू और ना ही डायरेक्टली कन्वर्जन के थ्रू, बल्कि लाइफ अर्थ पर ओरिजिनेट हुई है इनएनिमेट मैटर से, यानी बहुत सारे इनएनिमेट मैटर्स प्लस presence of different type of chemicals, and due to reducing atmosphere on the earth at that time through a progressive series of chemical reactions, यानी जैसे जैसे एक टेम्परेचर कम होता गया अर्थ पर, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती चली गई, और उन केमिकल रिएक्शंस में काफी सारे केमिकल्स इन्वॉल्व हुए जिन्होंने उस टाइम पर अर्थ पर प्रेजेंट रहे हुए इनएनिमेट मैटर्स को कहीं ना कहीं कन्वर्ट किया
इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में, एंड देन उनके बाद उससे लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ। ये ही इसका कोर सेक्टर था। इस थ्योरी में हमें इसी बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले इन दिस एटम कंबाइंस इनटू, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस थ्योरी में क्या बात की गई, जो एटम थे, एटम ने काफी सारे एटम्स ने कंबाइन होकर के इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया। ऑलराइट, यानी एटम्स, और एटम्स के बाद आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम से ही मिलकर के बने हुए होते हैं। तो एटम से मिलकर के इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। देन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर के सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ। Inorganic molecules accumulated to form simple organic compounds, and then simple organic compounds accumulated to form complex organic compounds, and then they get finally organized into a living matter. So this was the core core points of the Oparin-Haldane theory, and which is completely satisfied. यानी ये एक बहुत ही अच्छा आंसर है सेटिस्फाई करने वाला कि कैसे लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ। देखिए इस पॉइंट को फिर से रिपीट करते हैं हम। In this, atom combines to form inorganic molecule. Inorganic molecules combine to form simple organic compounds, and then simple organic compounds combined to form complex organic compounds, and then they all get finally organized into a living matter. तो ये थी आपकी ओपेरन-हेल्डेन थ्योरी। आई होप आपको समझ में आई होगी, और यही मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी थी वर्ल्ड वाइड। लैक ऑफ लाइफ, अब किस तरह से ये सारी प्रोसेसेस जो हैं वो एक दूसरे को फैसिलिटेट करती चली गई लाइफ को ओरिजिनेट करने के लिए। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज उस टाइम पर अर्थ पर लैक ऑफ लाइफ एंड रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, जिसने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से कंबाइन होने में काफी हेल्प की, जिससे ये ऑर्गेनिक मैटर से एक लिविंग सेल्स में चेंज होते चले गए। और जब लिविंग सेल्स का डेवलपमेंट हुआ उसके बाद का जो भी प्रोसेस है वो हमने इवोल्यूशन में पढ़ा कि किस तरह से इवोल्यूशन होते होते एक स्पीसी से दूसरी स्पीसी बनती चली गई। यहाँ पर हम बात करेंगे उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जो कंडक्ट कराया था स्टैनले एंड मिलर ने। ऑलराइट, स्टैनले मिलर एंड हैरोल्ड यूरे ने किस थ्योरी को सेटिस्फाई करने के लिए, अभी बिल्कुल जस्ट पीछे जो हमने ओपेरन-हेल्डेन थ्योरी पढ़ी है उनके कॉन्सेप्ट से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर के इन्होंने सेम वैसी ही सिचुएशंस को क्रिएट करने की कोशिश की जैसी आज से लगभग 1000 ईयर्स बैक अर्थ पर रही होंगी, और इस क्वेश्चन को आंसर करने की अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कोशिश की कि किस तरह से यहाँ पर लाइफ ओरिजिनेट हुई है अर्थ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टैनले मिलर एंड हैरोल्ड यूरे ने अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराया था 1953 में, और जिस तरह से आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये पूरा इनका अपैरेटस या सेटअप था जिस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना कंडक्ट कराया था। सबसे पहले अभी हम उन कंडीशंस के बारे में जानेंगे जो मिलर एंड यूरे ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज की थी, यानी किस तरह से इन्होंने इस अपैरेटस को सेटअप किया था, क्या क्या इन्होंने केमिकल्स लिए थे या क्या क्या चीजें यूज की थी। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराने के बाद क्या कंक्लूजन निकला। तो सबसे पहले हम इनके सेटअप के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक ग्लास अपैरेटस है पूरा जो कि डिजाइन किया गया है टू कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट, यानी डिजाइंड ग्लास apparatus tried to produce the same conditions as on the primitive earth includes reducing atmosphere and ocean। मैंने आपको बताया कि मिलर एंड यूरे ने सेम वैसी ही कंडीशंस को क्रिएट करने की, रिक्रिएट करने की कोशिश की थी जैसी प्रिमिटिव अर्थ पर रही होंगी, क्योंकि अगर वैसी कंडीशंस नहीं होंगी तो ये जानना बहुत ही मुश्किल होता कि किस तरह से लाइफ ओरिजिनेट हुई है। तो वैसी ही कंडीशंस, यानी इन्होंने एक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर भी दिया अपने अपैरेटस को, और ओशंस जो थे उस टाइम पर उसकी जगह इन्होंने वाटर का भी यूज किया और टेम्परेचर वगैरह का भी खास ध्यान रखा। उसके बाद इन्होंने ये जो भी आप फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी ग्लासेस देख रहे हैं, इस पे इन्होंने सर्कुलेशन कराया था कुछ मिक्सचर ऑफ गैसेस का जो कि मानी जाती हैं प्रिमिटिव अर्थ पर प्रेजेंट रही होंगी। वो गैसेस थी NH3CH4H2 एज वेल एज वाटर। इन सभी चीजों के मिक्सचर को यानी इन्होंने सारी चीजों को एक साथ मिला करके सर्कुलेट कराया इस पूरे अपैरेटस में।
नाउ इलेक्ट्रोड्स वर फिक्स्ड इन द ग्लास फ्लास्क एंड प्लेस्ड ओवर अ हॉट प्लेट। ये जैसा कि आप इस पूरे सेटअप में देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको ग्लास फ्लास्क में फिक्स कर दिया गया है और उसे एक हॉट प्लेट के ऊपर फिक्स कर दिया गया है कंप्लीटली। नाउ इलेक्ट्रिक स्पार्क्स वर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ सनलाइट एंड लाइटनिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रिमिटिव अर्थ पर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था और उसके बाद जब टेम्परेचर कम हुआ यानी तब बहुत ही ज्यादा थंडर एंड लाइटनिंग होती रही होगी वहां पर, ये सभी जानते हैं। तो उस सिचुएशन को रिक्रिएट करने के लिए जो हमारे मिलर एंड यूरे थे, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स का यूज किया उस कंडीशन को रिक्रिएट करने के लिए। उसके बाद इन्होंने एनर्जी भी प्रोवाइड कराई थी इस अपैरेटस के अंदर, जिससे जो गैसेस इन्होंने सर्कुलेट कराई हैं वो आपस में रिएक्ट कर सकें। और इस एक्सपेरिमेंट को लगभग उन्होंने 1 वीक तक कराया था। ठीक है, वाटर वॉज मेंटेन्ड बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, यानी जिस तरह की वाटर की कंडीशंस ओशंस में होती हैं सेम वैसे ही कंडीशंस यहाँ पर यूरे एंड मिलर ने प्रोवाइड कराई थी इस सेटअप में। एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड फॉर अबाउट अ वीक, यानी लगभग 1 हफ्ते तक ये एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराया गया था। सेम इसी तरह की कंडीशंस में इसी तरह ये गैसेस सर्कुलेट होती रही 1 वीक तक। सेम इसी तरह यहाँ पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक स्पार्क्स जनरेट कराए जाते रहे, एनर्जी दी जाती रही जिससे गैसेस आपस में रिएक्ट कर सके, और जो भी कंक्लूजन निकला उसको 1 हफ्ते बाद देखा गया। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस गेट एनालाइज्ड, यानी 1 हफ्ते के कंप्लीशन के बाद जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन था प्रोडक्ट्स का उसे एनालाइज किया गया और वो रिजल्ट क्या निकला वो अब हम इसके जस्ट आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे उन कंक्लूजन्स के बारे में जो आफ्टर द एक्सपेरिमेंट एनालाइज किए गए थे, और उन कंक्लूजन्स में से अब हम देखेंगे कि किस तरह से लाइफ का डेवलपमेंट हो रहा है अर्थ पर। सबसे पहले देखते हैं, इट वॉज फाउंड दैट मिक्सचर इंक्लूडेड मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी 1 वीक के बाद जब उस मिक्सचर को एनालाइज किया गया तो वहां पर क्या देखा गया, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जिनका डेवलपमेंट हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, एलेनिन, फैटी एसिड्स, एल्डिहाइड्स एंड यूरिया, इन सारी चीजों का फॉर्मेशन हो रहा था जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एक तरह के। ठीक है, और इसके बाद क्या देखा गया, बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर फॉर्म्ड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही तो एक्यूमुलेट होकर के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पर एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स का फॉर्मेशन हो चुका है, यानी अब 99% चांसेस है लाइफ के डेवलपमेंट के। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि लार्ज कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स केम टुगेदर टू फॉर्म कोइजरवेट्स, यानी यहाँ पर वही सीक्वेंस फॉलो होगा कि पहले इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, देन ऑर्गेनिक से सिंपल ऑर्गेनिक, देन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक यानी कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलकर के फॉर्मेशन करते हैं कोइजरवेट्स का, विच इज ऑल्सो द वेरी फर्स्ट लिविंग सेल डेवलप्ड ऑन द अर्थ। ये आप याद रख सकते हैं, यानी कोइजरवेट्स पहली लिविंग सेल्स हैं जो कि अर्थ पर डेवलप हुई थी। बट इन सेल्स में सिर्फ एक ही कमी थी, वो ये थी कि दे लैक द कॉम्प्लेक्सिटी विच ऑल लिविंग सेल्स हैव, यानी इनके पास वो सारी प्रॉपर्टीज तो थी लिविंग सेल्स की, बट दे लैक कॉम्प्लेक्सिटीज, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट कोइजरवेट्स। उसके बाद जैसे जैसे कोइजरवेट्स न्यूक्लिक एसिड के इन्फ्लुएंस में आते गए, यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड्स के इन्फ्लुएंस के अंदर कोइजरवेट्स चेंज हो गए पहली बिल्कुल वेल डेवलप्ड लिविंग सेल में, विच वॉज यूबायोन्स। ऑलराइट, विच वॉज यूबायोन्स, ये आपको याद रखना है। यानी अब यहाँ से एक तरीके से लाइफ का ओरिजिनेशन हो चुका है और धीरे धीरे सिंपल ऑर्गेनिजम्स देन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है, और यहीं पर ये थ्योरी कंप्लीटली प्रूव्ड हो जाती है कि किस तरह से लाइफ का ओरिजिनेट या हाउ डिड लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। आई गेस इस क्वेश्चन का आंसर अब आप सभी को मिल गया होगा। तो ये था आपका पूरा टॉपिक ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसे बहुत अच्छे से आप समझिए और एक तरीके से अपने माइंड की एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं।